नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और लगभग हर परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो एकदम आसान भाषा में मैपिंग के थ्रू, और जो बातें लिखने वाली होंगी वो सब आप नोट्स बना लीजिएगा। जो बातें आपको समझ में ना आए, वैसे मैं यहाँ पे मैप में आप देख रहे होंगे, मैप में सारा कुछ हमने मेंशन कर दिया है। और आपको आज क्लास लेने चल रहे हैं, आपको पढ़ाने चल रहे हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां, उनके उद्गम स्थल एवं उन पर चल रही प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। साथियों, ये हर एग्जाम में, आप चाहे वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अन्य स्टेट पीसीएस और अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो इनकी परियोजनाओं से संबंधित जैसे पूछ लेगा तुलबुल परियोजना क्या है, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, उसमें डैम पूछ लेगा कि कहाँ से इनका उद्गम हुआ इन नदियों का। ये पंचनद जो है, सिंधु नदी की सहायक नदियां, इनके बारे में पूछा जाता है। और सारी चीजों पे हम विस्तार से चर्चा आज करेंगे। तो साथियों, जैसा कि हमारा आज टॉपिक है हिमालय से निकलने वाली नदियां, उनके उद्गम स्थल एवं उन पर चल रही प्रमुख परियोजनाओं, एकदम बाकायदे अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग मैप में देखिए, सब कुछ अच्छे से दिखाया गया है। साथियों, सिंधु नदी, अगर हम बात करें सबसे प्रमुख नदी हिमालय की, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनको पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है। अब पूर्ववर्ती नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हिमालय की उत्पत्ति के पहले से ये नदियां बह रही थी। तो जो नदी हिमालय के निर्माण के पहले से ही वो नदी बह रही थी, उनको हम पूर्ववर्ती नदियों की श्रेणी में रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में, उनकी सहायक नदियों के बारे में, और ये जो पंच महानद निकलती हैं जैसे झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चनाब, ये पंच नदियां उनमें मिलती हैं, और कैसे कैसे उनका प्रवाह होता है, उनका उद्गम स्थल क्या है, ये सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर हम सबसे पहले सिंधु नदी की बात करें तो यह तिब्बत के कैलाश पर्वत, ये देख रहे हैं ना, तिब्बत में स्थित, ये तो चीन का हिस्सा है। तिब्बत में कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के पास बोखुरचू हिमनद है, वहां से सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी निकलने के बाद कुछ रास्ता तय करने के बाद ये दमचोक के पास, यहां आप देखिए दमचोक लिखा है, ये पॉइंट, दमचोक के पास भारत में प्रवेश करती है। साथियों, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो वो दमचोक है, दमचोक के पास से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद सिंधु नदी तिब्बत में सिंगी बखान अथवा शेरमुख भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। यह तिब्बत से निकलकर लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी से होते हुए, लद्दाख वाला ये लद्दाख पठार है, ऊपर देखिए कारगिल है, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी से बहते हुए यहां गिलगित के पास एक गहरा गार्ज बनाती है। साथियों, याद रखिएगा कि ये गार्ज का निर्माण करती है कहां पे? गिलगित के पास में। सिंधु नदी एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, और गार्ज का निर्माण करती है जब, तो यहाँ पे इसके पास दाहिने साइड से ऊपर से एक नदी मिलती है, गिलगित रिवर, देख रहे हैं, ये गिलगित रिवर है, यहीं पे गिलगित के पास में ये आके मिलती है और सिंधु नदी में, और यहाँ पे एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। साथियों, सिंधु नदी भारत में 1114 किलोमीटर का कुल सफर भारत में तय करती है। इसकी टोटल लंबाई की अगर बात करें हम, तो 2880 किलोमीटर है। साथियों, सिंधु के दाएं एवं बाएं से अनेक नदियां निकलती हैं, सिंधु के दाएं एवं बाएं से अनेक नदियां इनकी सिंधु नदी में आके मिलती हैं। तो साथियों, मैप थोड़ा सा छोटा है, बोर्ड भी हमारा थोड़ा छोटा है, इसलिए हम सिर्फ दो नदियों को दिखाए हैं, यहाँ पे गिलगित और ये काबुल नदी, जो सिंधु नदी में आके मिलती है। ऊपर से एक जगह से यहाँ पे श्योक नदी आके मिलती है सिंधु में, ठीक है ना, श्योक नदी, ये
श्योक नदी भी सिंधु में आके मिलती है। ये अफगानिस्तान साइड से आती है। कहां से आती है? अफगानिस्तान से, ठीक है ना। ये सब आती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन कौन सी नदियां हैं सिंधु में जो आके मिलती हैं, तो उसमें श्योक है, गिलगित है, काबुल नदी है, ये सब इंपॉर्टेंट, जास्कर नदी एक है। ये सब इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो सिंधु में दाएं साइड से आके मिलती हैं, ठीक है ना। जैसे दाएं और बाएं में जिनको फर्क ना हो तो ये समझिए कि ये ऊपर से जब आके मिल रही हैं तो उनको हम दाएं कहते हैं। दाएं से मिलने वाली नदियों में इंपॉर्टेंट नदी काबुल है, गिलगित है जो बहुत बार पूछा जाता है, और ये श्योक नदी जो आके सिंधु नदी में मिलती है। उसके बाद ये लोग पाकिस्तान के रास्ते से होते हुए आगे आते हैं। ये सिंधु नदी, सिंधु और ब्रह्मपुत्र को पूर्ववर्ती नदियों की श्रेणी में रखा जाता है। अब बात करते हैं इसमें जो पंच महानद की हमने बात किया, जैसे झेलम हुआ, चिनाब हुआ, रावी, ब्यास, सतलज, ये पंच नदियां भी सिंधु में आके अपना जल गिराती हैं। तो इन पंच नदियों में सबसे पहले हम बात करेंगे झेलम नदी की। तो झेलम यहां शेषनाग झील के पास से निकलती है, शेषनाग के पास से, और ये बुलर झील से होते हुए आगे बढ़ती है। तो मुजफ्फरपुर और मीरपुर के बीच में, झेलम नदी मुजफ्फरपुर और मीरपुर के बीच में कुछ दूरी तक भारत और पाकिस्तान, इधर देखिए पाकिस्तान है और इधर देखिए भारत है, भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ दूरी तक सीमा रेखा भी बनाती हैं, ठीक है ना। झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ दूरी तक सीमा भी बनाती है। तो याद रखिएगा ये कौन सा जगह है? मुजफ्फरपुर और मीरपुर के बीच में झेलम नदी कुछ दूरी तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण भी करती है। यह बुलर झील से होते हुए पाकिस्तान में चेनाब से जाके मिलती है। ये बुलर झील है, यहां से होके मिलती है, और यहां पे आके देखिए चेनाब से आके मिलती है। ये चेनाब रिवर है, ठीक है ना। चेनाब रिवर यहां पे आके आपस में मिलती है चेनाब से। साथियों, झेलम श्रीनगर के पास एक विसर्ग का भी निर्माण करती है। जिन हमारे भाई बहनों साथियों को नहीं पता हो विसर्ग क्या होता है, तो एक ड्रेनेज सिस्टम होता है नदियों का, अपवाह तंत्र, जिसमें आप देखेंगे पक्षीपाद, डेल्टा और गिरिपाद, ये सब विसर्ग, ये सब नदियों का एक मतलब उनका चलने का एक समझिए कि सिस्टम है कि वो किस हिसाब से चलती है। तो विसर्ग जो होता है वो टेढ़ी मेढ़ी रूप में दिखाई देता है, मतलब वो जैसे सांप चलते हैं ना, वैसे सेम टू सेम उसी के आधार पे इसका नाम भी विसर्ग दिया है। तो झेलम कहाँ पे? श्रीनगर के पास में, बुलर झील श्रीनगर के पास में विसर्ग का भी निर्माण करती है। और पाक में प्रवेश करने से पहले यह नदी एक गहरी घाटी का भी निर्माण करती है। ये यहाँ पे एक गहरी घाटी का भी निर्माण करती है, और जिसको हम वासमलंग घाटी कहते हैं। जहां पे ये झेलम गहरी घाटी का निर्माण करती है, इसको हम वासमलंग घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वासमलंग घाटी, ठीक है ना, वासमलंग घाटी भी कहते हैं। साथियों, झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में 2-3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं जिनको आप बहुत ही गौर से सुनिएगा, और ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। झेलम नदी पर तुलबुल और उरी परियोजना संचालित है भारत सरकार द्वारा। इसी झेलम नदी पर तुलबुल और उरी परियोजना, ये 2 परियोजनाएं झेलम नदी पर स्थित है, भारत सरकार उसको रेगुलेट करती है। साथियों, अब बात करते हैं चेनाब नदी का। तो जो चेनाब रिवर है, ये देखिए चेनाब रिवर, यहाँ पे देखिए लिखा है हमने चेनाब रिवर। चेनाब रिवर भी सिंधु की एक सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। भारत में यह टोटल 1180 किलोमीटर का सफर तय करती है। साथियों, चेनाब नदी भारत में टोटल 1180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और यह 12 लाचा दर्रों की तरफ से, 12 लाचा दर्रे से होकर प्रवाहित होती है। ये देखिए 12 लाचा दर्रा हमने बस ऐसे ही एक दिखा दिया है, 12 लाचा दर्रा। और चेनाब में
इन बारालाचा दर्रा में ऊपर और नीचे मतलब दाएं और बाएं से चंद्र और भागा नदी आके मिलती है। चंद्र और भागा नदी, चंद्र और भागा नदियों के मिलने के बाद चेनाब बनती है। इन्हीं नाम से ये जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में, खासकर इसको चंद्र और भागा के नाम से भी जाना जाता है, चेनाब को। और अब आगे बात करें अगर, तो चेनाब नदी पीर पांजाल श्रेणी के समांतर कुछ दूरी तक पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। चेनाब नदी पीर पांजाल से भी होते हुए, ये पीर पांजाल श्रेणी देख रहे हैं ना, इससे प्रभावित होते हुए पश्चिम की तरफ, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो वेस्ट की तरफ बढ़ रही है, देख रहे हैं, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। चेनाब पर निर्मित कुछ महत्वपूर्ण परियोजना जैसे बगलिहार है, सलाल है, दुलहस्ती परियोजना, ये सब इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं जो भारत सरकार के संचालन में काम करती हैं। सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार परियोजना जो कि चेनाब रिवर पर बनी हुई है। अब बात करते हैं रावी नदी। रावी नदी ये चुंबा घाटी, चुंबा घाटी से होकर प्रभावित होती है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि रावी नदी किस घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो वो कौन सी घाटी है? चुंबा घाटी। रावी नदी चुंबा घाटी से होकर प्रवाहित होती है और यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चेनाब से मिलती है। पाकिस्तान में ये रावी नदी है ना, ये रावी नदी सराय सिंधु के पास, ये देखिए चेनाब नदी है, चेनाब नदी ये सतलज नदी में आके मिलती है चेनाब यहाँ पे, और फिर ये चेनाब आगे की तरफ बढ़ती है, यहाँ पे आके इससे रावी मिलती है। ये पाकिस्तान वाला इलाका है, इसको हम बोलते हैं सराय सिंधु, ठीक है ना। ये सराय के पास पाकिस्तान में ये चेनाब से मिलती है रावी नदी, ठीक है ना। अब रावी नदी पर भी कुछ परियोजनाएं हैं जैसे चमेरा एवं थीन परियोजना, ठीक है ना। थीन परियोजना बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका एक अन्य नाम रणजीत सागर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो रावी नदी पर दो परियोजना है, एक चमेरा है और दूसरा थीन परियोजना। अब बात करते हैं ब्यास रिवर की। तो ब्यास रिवर रोहतांग दर्रे से होकर प्रवाहित होती है। ब्यास नदी कहां से प्रवाहित होती है? तो रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है। कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में, और रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में ही है, ये कुल्लू घाटी रोहतांग दर्रे से होकर प्रवाहित होती है। और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी के पास एक गार्ज बनाती है, काती और लारगी के पास एक गार्ज भी बनाती है। गार्ज बनाने के साथ साथ जब ये आगे बढ़ती है तो पंजाब के होशियारपुर जिले में, कहा? पंजाब के होशियारपुर जिले में तलवाड़ा नामक मैदानी स्थान पर, मैदानी भाग में ये प्रवेश करती है। तलवाड़ा नामक एक जगह है पंजाब का होशियारपुर, वहां पे ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है ब्यास रिवर। और उसके बाद कुछ दूर प्रवाहित होने के बाद ये सतलज में आके मिलती है। सतलज रिवर ये आप देख रहे हैं। सतलज का उद्गम स्थल राक्षसताल झील या राकसताल झील, मानसरोवर झील यहीं से आसपास से निकलती है। और जो सतलज रिवर है वो लांगचेन खवाब बोला जाता है, ये तिब्बत में पड़ता है, वहां से प्रवाहित होती है। और ये सिंधु के समांतर कुछ दूरी तक, लगभग 400 किलोमीटर तक ये सिंधु के लगभग समांतर प्रवाहित होती है, ठीक है ना। ये सिंधु के लगभग समांतर प्रवाहित होती है। ये रही सिंधु, थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है ना। ये रही सिंधु रिवर और ये लगभग 400 किलोमीटर तक दोनों नदियां सिंधु और सतलज प्रवाहित होती हैं समांतर रूप से। उसके बाद सतलज पर ही भाखड़ा नांगल डैम, हरिके बैराज, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, हरिके बैराज, भाखड़ा नांगल डैम और सारे जो महत्वपूर्ण परियोजना यहीं से भी सतलज रिवर में, जहां ब्यास और सतलज आपस में आके मिलती है, ये पंजाब के पास में आप देख रहे हैं, यहीं से फिर इंदिरा गांधी नहर निकलती है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को मुख्य रूप से सिंचाई का साधन उपलब्ध कराती है। साथियों, सतलज नदी कुछ किलोमीटर तक फिरोजपुर एवं फाजिल्का, एक गांव है समझिए, वहां तक पंजाब का हिस्सा है, वो भारत के पंजाब का हिस्सा है। तो पंजाब और
पाकिस्तान के बीच में ये भी कुछ दूरी तक सीमा रेखा बनाती है, सतलज रिवर। और ये लगभग भारत में, सतलज रिवर भारत में लगभग 1450 किलोमीटर, कितना, 1450 किलोमीटर का सफर तय करती है। टोटल 1450 किलोमीटर का सफर तय करती है, जिसमें से 1050 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर का सफर सतलज रिवर सिर्फ भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवाहित होती है। साथियों, हरिके बैराज का निर्माण किया गया है सतलज और ब्यास नदी के मिलन पॉइंट पे, जहां वो आपस में मिलती हैं। उसके बाद ये नदियां आपस में मिलते हुए सिंधु से मिल जाती हैं। सिंधु से जो पंच महानद हैं, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, ये पंच महानद कहाँ पे मिलती हैं सिंधु से? तो ये मिथनकोट के पास, मिथनकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ पे आप देखिए, ये मिथनकोट के पास पाकिस्तान में ये पंच महानद आकर मिलती है। किससे? सिंधु से। तो ये रहा। अब साथियों कुछ और अलग अगर जानकारी दें तो यहाँ पे एक हिस्पोरा ग्लेशियर है, ये भी लद्दाख में पड़ता है। बहुत बार पूछा जाता है ये ग्लेशियर, हिस्पोरा, वाल्टोरा, ठीक है ना, ये सब ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए केटू गाडविन ऑस्टिन, ये भी बृहद हिमालय का हिस्सा है। देसांग का मैदान यहाँ पे पाया जाता है लद्दाख में, बहुत बार पूछा गया है। सोडा मैदान, लद्दाख का पठार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये कारगिल, सबसे बड़ा जिला लद्दाख का, जब से यूनियन टेरिटरीज बना तो 2 जिले लेह और कारगिल बनाए गए। उसके बाद हम बात करें तो ये देखिए पीर पांजाल रेंज हमने बताया, ये धौलाधर रेंज है, ये बारालाचा दर्रा, ये चुम्बा घाटी, कुल्लू घाटी, इसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ये बुलर झील जम्मू कश्मीर में, यहाँ से झेलम नदी क्रॉस होती है बुलर झील से होकर। और दमचोक के पास में, ये बात आप याद रखिएगा, दमचोक के पास में सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। यही वो जगह है जहां सिंधु नदी तिब्बत से प्रवाहित होते हुए भारत में दमचोक के स्थान से ये भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, आशा है आप सब अच्छे से समझे होंगे। और आज के लिए धन्यवाद साथियों, आप लोगों का सहयोग और प्यार बहुत मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा चैनल साथियों जरूर नया है, लेकिन कंटेंट में आपको कहीं से भी कोई समझौता नहीं देखने को मिलेगा। आशा है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। एक बार शेयर और लाइक जरूर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी तक, तो आप एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।